जनसुराज का, जैसे प्रशांत किशोर का कहना है कि हम आबादी के अनुपात में मुसलमानों को वोट दें। उन्होंने अंगणित भी समझाया है, तो जाहिर है कि उनका मैक्सिमम जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा सीमांचल इलाके में होगा, और ये एक तरह से एनडीए के लिए फायदेमंद स्थिति हो सकती है। गया के बेलागंज में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, और माना जाता है कि मुसलमानों का मतलब एक बड़ा हिस्सा जनसुराज के साथ गया था कैंडिडेट के, इसलिए राजद वहां, मतलब जहां राजद की परंपरागत सीट थी वो राजद हार गया। तो निश्चित रूप से जनसुराज यदि मुसलमान को खड़ा करता है, हमारी समीकरण मतलब मुसलमानों में से करता है, तो राजद का बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवैसी की उपस्थिति हो चुकी है सीमांचल में, तो निश्चित रूप से ओवैसी वोट ले जाएंगे वहां पर, यदि गठबंधन नहीं होता है ओवैसी के पार्टी के साथ। तो कोण बन ही रहा है, मुसलमानों के बीच में तीन कोण तो बनेगा ही, जनसुराज, ओवैसी और महागठबंधन। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। एक दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे। नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे उनकी सभा में, उनके मंच पर। और वहां नीतीश कुमार ने जिस तरह से भाषण दिया, वो लोगों ने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जो है पूरी तरह कमांड में है। जिस तरह से की बातें फैलाई जा रही थी काफी दिनों से नीतीश कुमार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन कल ये पहली बार दिखा कि नीतीश कुमार जो है पूरे रंग में है। तो इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हम चलते हैं पटना और बात करते हैं वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार से। संजय जी, आपने ये देखा फर्क कि क्या नीतीश कुमार ने की भाषण में जो दिखा? जी हाँ, वो पूर्णिया की सभा में जो प्रधानमंत्री के साथ थे, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। अमूमन होता था कि हाल के इधर दिनों में वो मतलब एक लिखा हुआ चीजों को अधिक वो पढ़ते थे, और पहले की तरह ही वो विकास पर ही फोकस रहे कि हमने कितनी राहत दी, कितना विकास किया। और लेकिन उन्होंने एक फ्लो में पूरा भाषण दिया, और अपनी उपलब्धि गिनाई, हाल के दिनों में जो उन्होंने घोषणाएं की है उनकी चर्चा की, और साथ ही केंद्र सरकार से जो विकास में जो बढ़कर जो सहयोग मिल रहा है उसकी तारीफ की। और इसके लिए उन्होंने जनता से मतलब प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी दिलवाया और स्वागत भी करने को कहा। हम्म। तो ये बिहार का जो दौरा कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री, इसका कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? निश्चित रूप से पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फोकस है इलाकावार। देखें, शाहबाद से शुरू हुआ था, पटना, फिर कोसी, सीमांचल में गए हैं, तो पूरा प्रधानमंत्री का हर क्षेत्र में, हर बिहार के जितने भी एक इलाका है उसको वो टच कर रहे हैं। अपनी जो विकास योजनाएं हैं जो पहले से चल रही है उनका वो उद्घाटन कर रहे हैं, और नई घोषणाओं को हम शिलान्यास कर रहे हैं, परियोजनाओं का। इसके चल इसके इसको आगे रख करके वे पूरे चुनाव के जो विमर्श है उसको विकास पर केंद्रित करना चाह रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री का आप देखिएगा तो वो पॉलिटिकल भी हमले करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक हमला नहीं करते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में वो कहते हैं कि पहले क्या चीज थी, अभी क्या सुधार हुआ है, इसका हवाला देते हैं, लेकिन वो एक तीखा हमला नहीं करते हैं। जैसे कल की पूर्णिया की सभा में आप देखें तो प्रधानमंत्री एक तरह से जो विशेष पुनरीक्षण अभियान था ये चुनाव आयोग का, उस पर जो इन्होंने विरोध में जो विपक्षी दलों ने जो यात्रा निकाली थी बिहार में, उस पर उन्होंने एक तरह से काउंटर अटैक किया और कहा कि किसी कीमत पर मैं घुसपैठियों को बाहर रखकर ही दम लूंगा। और जो विपक्ष चाहता है कि घुसपैठियों के सारे डेमोग्राफी में बदलाव आए, उसको किसी कीमत पर एनडीए नहीं होने देगा। एक तरह से उन्होंने एक काउंटर हमला किया, खासकर वो अभी कांग्रेस का जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकली थी, और आज तेजस्वी ने भी एक यात्रा शुरू की है जहानाबाद से, तो उन्होंने तीखा हमला किया था। अब विकास पर तो वो हमला करते ही रहे हैं, लालू राबड़ी सरकार को लेकर के। और हाँ, लेकिन लेकिन ये मुख्यमंत्री का जो इस तरह से कोई घुसपैठिए पॉलिटिकल पे हमला नहीं था। घुसपैठिए के मुद्दे पे तेजस्वी ने भी हमला किया है वापस प्रधानमंत्री पे कि भाई घुसपैठिया। ये कहते हैं, जी बार बार झारखंड के समय भी कहा था, चुनाव के समय झारखंड जी में जब चुनाव हो रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और घुसपैठिया अगर है तो ये तो नाकामी केंद्र की है। तो सीमांचल में जी। जो घुसपैठिए का मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने उठाया है, ये क्या वहां चलेगा ये घुसपैठिए का मुद्दा?
बीजेपी का ये पहले से सीमांचल इलाकों में ये मुद्दा उठाती रही है बीजेपी घुसपैठियों का, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ बांग्लादेश से सीमा भी मिलती है बिहार की। तो स्वाभाविक है ये पुराना उनका राजनीतिक मुद्दा है। और इस समय बिहार ही नहीं, आप ये ध्यान में रखिए कि बिहार के बाद बंगाल का भी चुनाव होने वाला है और असम का भी चुनाव होने वाला है। तो इन तीनों राज्यों में घुसपैठिए को वो मुद्दा बनाना चाहती है भाजपा। असम में तो घुसपैठिए का मुद्दा पहले से भी रहा है, असम आंदोलन भी इस पर हो चुका है। और वहां पर कुछ बांग्लादेश से सीमा मिलती है, वहां पर तो मतलब अधिक संख्या हाँ मुस्लिमों नहीं, को ध्यान में बिहार रख में करके ये। सीमांचल में क्या रहेगा? हाँ, तो सीमांचल में उन्होंने अटैक किया है, लेकिन सीमांचल के साथ साथ वो बंगाल को भी एड्रेस कर रहे थे प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां भी घुसपैठिए का मुद्दा वहां के लोकल भाजपा इकाई उठा रही है। तो सीमांचल पूरे क्षेत्र में एक तरह से ध्रुवीकरण चाहती है बीजेपी की, वहां घुसपैठिए के मुद्दे पर एक ध्रुवीकरण हो। और उसका लाभ भी मिलता रहा है बीजेपी को, तो 40% क्या के मतलब आसपास है। कि क्या इस अररिया बार में भी 42% के इस बार आसपास। भी इस बार भी सीमांचल में वैसे ही होगा जैसे होता आया है? फिर देखिए, वक्फ का जो है सुप्रीम कोर्ट का कल ही मतलब कि एक तरह से अंतरिम वो आदेश आया है। अब इस बार सीमांचल में बीजेपी के लिए क्या होने वाला है? क्या स्थितियां, समीकरण वहां बदलने वाले हैं? देखिए, बीजेपी चाहे एनडीए की रणनीति होगी कि मुसलमानों का 10-20% वोट बटे, ओवैसी की पार्टी लड़ेगी और निश्चित रूप से वो वोट काटेगी। और दूसरी तरफ आपको प्रशांत किशोर भी जो आजमाइश कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच में एक बैठक और मंथन कर चुके हैं। उनका भी जोर है कि इस बार आप लोग विकास के नाम पर, मतलब बिहार के भविष्य के नाम पर, पलायन रोकने के नाम पर जनसुराज को वोट दीजिए। एनडीए का ये टारगेट है कि ये दो पार्टियां मिलकर यदि महागठबंधन का वोट काट लेती हैं 10-15% भी, तो एनडीए को ठीक ठाक सफलता मिलने की उम्मीद है। इन लोग आस लगाए हुए हैं और इसके हाँ। लिए वो थोड़ा ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण की राजनीति, विकास का तड़का, अति पिछड़ों को की गोलबंदी एक हिंदू वोटर के रूप में, और ये सब एक कोलाज के रूप में कह सकते हैं, रणनीति का एक बना करके वो लोग जा रहे हैं सीमांत। हाँ, तो जहां मतलब कि इस बार एक फर्क ये दिख रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ ओवैसी थे पिछले चुनाव में, ठीक है ना? इस बार जो है जन जी स्वराज पार्टी आ गई है, मतलब प्रशांत किशोर आ गए हैं। तो ये इस जी। बार बीजेपी और को जनसुराज ये का। लग रहा होगा कि ये फायदा है, लेकिन इस बात को तो जन स्वराज पार्टी भी समझ रही होगी, कांग्रेस भी और आरजेडी भी समझ रही होगी। तो इसका ये कैसे बैलेंस होगा? मतलब किसके पक्ष में क्या करना होगा कि दोनों जो धड़ा है, तीन अब हो गए, वो कैसे इसको सेटल करेंगे? जनसुराज का जैसे प्रशांत किशोर का कहना है कि हम आबादी के अनुपात में मुसलमानों को वोट देंगे। उन्होंने अंगणित भी समझाया है, तो जाहिर है कि उनका मैक्सिमम जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा सीमांचल इलाके में होगा। और ये एक तरह से एनडीए के लिए फायदेमंद स्थिति हो सकती है। और उधर ओवैसी यदि काटते हैं, जनसुराज वाले काटते हैं, तो एनडीए के लिए राह आसान हो सकती है। और इसी बीच में उन्होंने विकास का भी मुद्दा जोर शोर से इतने, मान लीजिए प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास किया है, विकास के नाम पर 1-2% भी मुसलमानों का वोट वो चाहते होंगे कि हमें मिल जाए। तो एक तरह से वो पूरा मिक्स रणनीति के तहत वो जा रहे हैं सीमांचल इलाके में, और उनको उम्मीद है कि वहां से हम जो, मतलब नहीं, जहां तो कम तीन उम्मीद तीन है उन्हें कैंडिडेट हो उन्हें अधिक जाएंगे ना, सफलता मिले। मुसलमान, तीन मुसलमान कैंडिडेट हो जाएंगे इस पूरे जी इलाके में। एक जी आरजेडी का होगा, एक जी। प्रशांत किशोर का होगा, और एक जो हाँ, है ओवैसी महागठबंधन का का एक, होगा। हाँ। एक ओवैसी का होगा, तो जी तीन तीन मतलब कि जी कैंडिडेट होंगे एक ही सीट पर। और बाकी फिर जाहिर सी बात है जी एनडीए का चौथा होगा। तो एक वर्सेस तीन जी। ये रहेंगे, फिर तीनों के ये वोट तो कैसे, मतलब आपको क्या लग रहा है कैसी स्थितियां इसमें बन सकती है? किस किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं? देखिए, ओवैसी की पार्टी ने मेजर वोट काटा था सीमांचल इलाके में, और करीब 5 विधायक हुए थे। और एक तरह से राजद को सत्ता से दूर रख दिया था पिछली बार। और इस बार भी ओवैसी का है कि, मतलब कुछ नहीं तो लोकसभा में भी दिखा था, तो मतलब जनसुराज से ज्यादा वो वोट काटेंगे ओवैसी, हमारे हमारे समझ से।
ओके, लेकिन सुराज को, जन सुराज को भी जो बाय इलेक्शन हुआ था अभी पिछले बार, 4 सीटों पर मेरे ख्याल से, वो बेलागंज और इमामगंज जो है, वहाँ इन लोगों, जन सुराज पार्टी ने जो है अच्छी खासी 11-12% वोट जो है उन्होंने हासिल किया था। और मुसलमानों के वोट भी थे उसमें, अच्छे खासे वोट। जी हाँ, गया के बेलागंज में उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था। और माना जाता है कि मुसलमानों का मतलब एक बड़ा हिस्सा जनसुराज के साथ गया था कैंडिडेट के। इसलिए राजद वहां, मतलब जहां राजद की परंपरागत सीट थी, वो राजद हार गया। तो निश्चित रूप से जनसुराज यदि मुसलमान को खड़ा करता है, हमारी समीकरण में मुसलमानों में से करता है, तो राजद का बड़ा नुकसान हो सकता है। और हम्म। अब इंटरेस्टिंग बात है अभी कि जनसुराज ने जब घोषणा किया है कि हम आबादी के अनुपात में देंगे, उधर ओवैसी की पार्टी लगातार 2 दिन पहले बाजे गाजे के साथ, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, तो उन्होंने बाजे गाजे के साथ लालू प्रसाद की आवाज पर गया था कि हम आपसे माइक में अनाउंस करते हुए कि मैं आपसे गठबंधन करना चाह रहा हूँ। पूरा ड्रामा हुआ वहां पर, लेकिन गेट नहीं खुला। वापस उन्होंने कहा कि हमें मतलब उनको जरूरत नहीं है महागठबंधन को हमसे गठबंधन करने का, तो हम अकेले लड़ेंगे। मतलब मुसलमानों के बीच में, खासकर सीमांचल के इलाके में, ओवैसी की पार्टी भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के वोट बंटने नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी है उसको महागठबंधन कुछ नहीं रही है। महागठबंधन वो लेने के लिए तैयार नहीं है अपने पाले में। हम तैयार हैं। तो ये एक मैसेज देना चाहती है कि हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों का एकजुट वोट एनडीए के खिलाफ पड़े, लेकिन महागठबंधन वाले खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के हित में हमसे गठबंधन करना चाहिए, तो ये मैसेज ओवैसी की पार्टी देना चाह रही है। तो एक रस्साकसी, मतलब जो इन वोटों के दावेदार हैं, जो तथाकथित मतलब इनके पक्ष में खड़ा होने का दावा करते हैं, उनके बीच में ये रस्साकसी चल रही है नूरा, ये कि किस तरह हम मुसलमानों में मैसेज दें कि हम आपके ज्यादा हितैषी। तो ये तो मुसलमानों के लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति होगी। तो ऐसे में क्या, लेकिन मुसलमान ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट जीते उसी को वोट जाए, मतलब वो बटे नहीं उनके वोट। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पूरा, जो उस पूरे सीमांचल में मुसलमान जो है वो आरजेडी के पीछे इकट्ठा खड़ा होगा जहां आरजेडी का कैंडिडेट होगा, या मान लीजिए कांग्रेस का भी कैंडिडेट हो, तो चूंकि महागठबंधन में है कांग्रेस और आरजेडी, तो एक ही मान लेते हैं, तो मुसलमान क्या उन्हें उसे वोट देगा, महागठबंधन महागठबंधन के कैंडिडेट को? मतलब ये बड़ा सवाल है ना। भाई मुसलमान भी इस चीज को जानता है कि अगर हम जनसुराज के पीछे गए तो वोट कटेगा, ओवैसी के पीछे गए तो वोट कटेगा, तो फिर तो नुकसान उसी का होगा। तो क्या इसमें अल्टीमेटली जो है महागठबंधन, मतलब कांग्रेस और आरजेडी को फायदा होने वाला है? निश्चित रूप से सीमांचल में कांग्रेस भी मजबूत है अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों के तुलना में। वहां पर मुसलमानों के बीच में उसकी पकड़ है। ऐसा नहीं कि राजद एक तरफा मुसलमानों पर पकड़ रखता है वहां पर, क्योंकि नहीं, कांग्रेस का क्योंकि वहां दोनों वो किशनगंज से महागठबंधन सांसद। में है ना, आरजेडी और कांग्रेस, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि किसका हम वही कांग्रेस बात का बोल रहे हैं कैंडिडेट है कि या आरजेडी महागठबंधन का है। मैंने तो कांग्रेस एक साथ है, दोनों लेकिन रहेंगे, दोनों के कैंडिडेट रहेंगे, जैसी सीट मिलेगी उन्हें, मतलब की, तो वो तो मान के चल रहे हैं जी। कि भाई चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, ये एक ही है पूरे सीमांचल में। तो वो मैं कह रहा हूँ कि क्या आप इस बात की संभावना देखते हैं कि वहाँ का मुसलमान सीमांचल का अपने वोट बढ़ने ही नहीं देगा और अल्टीमेटली वो आरजेडी या कांग्रेस या मतलब के पीछे खड़ा होगा? नहीं, ओवैसी ओवैसी की पार्टी लड़ेगी तो निश्चित रूप से वोट बटेगा। जो 2 लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति देखी थी, तो वो अपना एक वहां पर जो अभियान चलाते हैं, पूरा जोश खरोश के साथ ओवैसी कूदते हैं चुनाव के समय, मैदान में कैंप करते हैं उनके इलाकों में। और उनका, हमको लगता है कि अब कांटेक्ट भी मुसलमानों के बीच में एक डायरेक्ट होगा वहां के लोगों, प्रबुद्ध लोगों के से। तो एक वो जमीन बना चुके हैं सीमांचल इलाकों में। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा वोट महागठबंधन को जाएगा। ओवैसी की उपस्थिति हो चुकी है सीमांचल में, तो निश्चित रूप से ओवैसी वोट ले जाएंगे वहां पर, यदि गठबंधन नहीं होता है ओवैसी की पार्टी के साथ तो। और भले वो दिखावा कर रहे हैं कि हम महागठबंधन से के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनकी भी रणनीति यही है कि हम अलग चुनाव लड़ें और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के रूप में स्थापित हों बिहार में, कि एक कोण वो अभी राजनीति के बने। तो
अपनी भावी रणनीति को लेकर वो अभी सजग है। मुसलमानों का अधिकतम वोट पाने की रणनीति वो मतलब लेकिन तैयार कर चुके हाँ हैं, और नहीं, चुनाव में लेकिन देखिएगा वो मुसलमान पूरे ये जोश कहते खरोश भी, के वो बहुत आएंगे। सारे मुसलमान ये कहते भी सुने गए हैं कि भाई ओवैसी ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के नेता हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं, लेकिन यहाँ जो है ओवैसी इतने मजबूत नहीं है कि वो सरकार बना सकें या सरकार बनाने में जो है उनकी अहम भूमिका हो। तो इसीलिए वो ओवैसी को खारिज करते हैं, ऐसे बहुत सारे मुसलमान ऐसा कहते हैं, इसलिए वो आरजेडी के पीछे खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ओवैसी में अभी नहीं इतनी ताकत आई है कि वो यहाँ सरकार बनाए, जबकि आरजेडी इस पोजीशन में है कि वो बीजेपी को हराए और सरकार बना सके, ऐसी संभावना मुसलमान देखते हैं। नहीं, ये स्थापित सत्य है कि सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं ओवैसी, लेकिन उस इलाके में वो अपना नहीं, सरकार पैठ बना बनाने चुके जा हैं रहे हैं नहीं, पिछले मतलब कि उनको स्थिति है वो नहीं है, जाहिर सी बात है, ओवैसी की नहीं है, आरजेडी की है, और ये नहीं, तर्क देते हैं वहाँ के मुसलमान, इसलिए वो आरजेडी को हम मुसलमान देते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि वहां के पिछले चुनाव में वो प्रदर्शन दिखा चुके हैं ओवैसी। और लेकिन वो जाहिर है पांच कि वहां सीटें के जो है उन्होंने जीती मुसलमानों थी, के चार तो बीच आरजेडी ले गई थी अपने साथ, आ, तो ये भी तो एक फैक्ट है ना। हाँ वो तो अब फैक्ट है, तो हो सके अब उसका क्या रिएक्शन होगा, उस क्षेत्र में मुसलमानों का क्या रिएक्शन होगा इस तथ्य को लेकर कि हमारे विधायक ने पाला बदल दिया जीतने के बाद, वो तो परिणाम ही बताएगा। लेकिन ये जो रिजल्ट आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो तो साबित करता है कि उस चुनाव में ओवैसी की एक उपस्थिति हो चुकी है। और खासकर मुसलमानों के युवा वर्ग में जिस तरह से वो रिस्पॉन्स करते हैं उनकी सभाओं में ओवैसी की, तो उससे जाहिर है कि वो वोट लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं लेंगे। और इस बात को महागठबंधन भी जानता है कि ओवैसी एक तरह से हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं उस इलाके में। इसलिए महागठबंधन भी पूरा एकजुट होकर के वहां पर जाना चाहेगा कि कोई विवाद ना हो, आपसी कोई फ्रेंडली फाइट ना हो, हम लोग डायरेक्ट फाइट दें, मतलब एक कैंडिडेट महागठबंधन के हर सीट पर हो। और कांग्रेस की भी बार्गेनिंग सीमांचल इलाके में ठीक ठाक होगी महागठबंधन के अंदर। तो एक तो हम्म कोण बन ही रहा है, मुसलमानों के बीच में तीन कोण तो बनेगा ही, जनसुराज, ओवैसी और महागठबंधन। मतलब ये हर स्थिति में जो है, इसका मतलब है कि वोट बंटने के आसार दिख रहे हैं, मतलब तीन कोने पे जाएंगे वोट। हाँ, 5%, 2%, 10%, मान लीजिए वोट तो ले ही जाएंगे ओवैसी। ओवैसी 10% से कम तो नहीं ही लेंगे सीमांचल हम्म इलाकों में खासतौर से। अच्छा, और ये ये सीमांचल स्थिति में, ये एक सीमांचल में अगर ये छोड़ दें ये मुसलमानों का और ये वाली बात, तो ये जो महिलाओं का जो है, जैसे जीविका दीदी का है, तो वहाँ कैसा प्रेजेंस है जीविका दीदी और महिलाओं का जो रुझान है नीतीश कुमार। सीमांचल कोसी इलाके में आप देखिएगा कि हिंदू मतदाताओं में खासकर, मतलब हिंदू मतदाताओं में अति पिछड़ों की बड़ी आबादी है। वहां यदि हम पूरे बिहार में 30-35% का रेशियो रखें तो वहां 40% तक जा सकते हैं। तो उस लिहाज से एनडीए के वो वोटर रहे हैं। जदयू भी वहां पर अति पिछड़ों का ठीक ठाक चरण हासिल करती है। यदि बीजेपी और जदयू साथ यदि पूरे तालमेल के साथ लड़े तो अच्छी फाइट दे सकते हैं। हम्म। तो ठीक है, इसका मतलब है कि इस बार सीमांचल में जो है, इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग जो है मुकाबला होने वाला है, और इसके परिणाम भी लोगों के निगाह में रहेंगे, लोग देखना चाहेंगे कि वे कैसे हुआ। इस जनसुराज एक पार्टी है, ओवैसी है, और तीसरा महागठबंधन जो है, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और और चूंकि प्रधानमंत्री आप वहां देखिएगा, जाकर उन्होंने एक तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है घुसपैठिए की बात करके, पूर्णिया में मतलब की, तो ये और जो है आने वाले दिनों में ये मुकाबला जो है और दिलचस्प होने जा रहा है। आपने सीमांचल के बारे में ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे पटना के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। आज के एपिसोड में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।